अगर मैं अंगूर की प्रोडक्शन की बात करूं तो पाकिस्तान का सूबा बलूचिस्तान मुल्क की खपत का तकरीबन 70% अंगूर उगाता है। इसके अलावा KPK और पंजाब में भी बड़ी कामयाबी से अंगूर की काश्त की जा रही है। हम ऑर्गेनिक पे आए, इसका टेस्ट अच्छा हुआ, फ्रूट अच्छा हो गया। उसके बाद हमें ना आड़ती की ज़रूरत रही है, ना हमें किसी कंपनी की ज़रूरत रही है। हमारा यहाँ बाग से ही बिक जाता है। अक्सर फार्मर्स को ये मसला आता है, वो कहते हैं हमारे गुच्छे तो बन गए हैं लेकिन अब इसमें कलर नहीं आ रहा, वो मिठास नहीं आ रही। वो एंड तक वो पानी लगाते रहते हैं, फ्रूट का साइज़ बढ़ता जाता है, कलर डेवलप नहीं होता। तो उसके लिए ज़रूरी है कि जब ये कलर चेंज करना शुरू करें आप उसका पानी जो है वो कम कर दें। जी, अभी मुझे ज्वाइन किया है मोहम्मद अकील फ़िरोज़ साहब ने, जो कि सीनियर साइंटिस्ट हैं बरानी एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट से। उनसे बात करते हैं ग्रेप्स की बेहतरीन काश्तकारी के हवाले से। अकील भाई, थैंक यू सो मच, आज आपने हमें ज्वाइन किया है। हमने तो सुना था कि पंजाब के इलाके में अंगूर कामयाब नहीं हो सकता, लेकिन यहाँ पे पंजाब में भी अंगूर लगाया जा रहा है, वस्ती पंजाब में भी, और अभी कोहिस्तान के इलाके में भी, चकवाल के इलाके में भी हम खड़े हैं। तो बरानी एग्रीकल्चर का इसके अंदर क्या अमल दखल है? पहले तो फ़खर भाई आपका बहुत शुक्रिया, आप यहाँ पे तशरीफ़ लाए। बात यह है कि जब हमने अंगूर पे काम शुरू किया था तो उस वक्त लोगों का ख्याल था कि ये अंगूर जो है ये ठंडे इलाकों का फल है, जहाँ पे टेम्परेचर लो होता है, वहाँ पे सिर्फ इसकी कामयाब काश्तकारी की जा सकती है और पंजाब में ये काश्तकारी मुमकिन नहीं होगी। ठीक है। ख़ासकर कमर्शियल बुनियादों पे ये इसको नहीं लगाया जा सकता। लेकिन हमने इसमें काम किया, 2010 से इस पे काम स्टार्ट हुआ और हमने ऐसी पूरी दुनिया से ऐसी वैरायटीज़ सर्च की जो कि अगेती वैरायटीज़ हों। ठीक है। असल में इसको लो टेम्परेचर और हाई टेम्परेचर का इशू नहीं है, ठीक है। वो सिर्फ इसकी अर्ली और लेट मैच्योरिटी पे असरअंदाज होता है। लेकिन हमारे पास जो पंजाब में जो वैरायटीज़ कामयाब होती हैं वो होती हैं ऐसी वैरायटीज़ जो कि मानसून से पहले पक के तैयार हो। ठीक है। क्योंकि अंगूर के पकने के टाइम पे जो बारिशें होती हैं वो इसके लिए इंतहाई नुकसानदेह होती हैं। ओके। इससे फंगस डेवलप होता है और जो पकी हुई फसल होती है उसके गलने सड़ने का अंदेशा होता है। ठीक है। तो हमने ऐसी वैरायटीज़ यहाँ पे इंट्रोड्यूस करवा दी हैं जो कि मानसून स्टार्ट होने से पहले ही पक के तैयार होती हैं। हम अगेती वैरायटीज़ पे काम कर रहे हैं। ठीक है। तो वो यहाँ पे कामयाबी से काश्त की जा रही हैं। अंगूर को काश्त करने का जो सबसे बेहतरीन वक्त है वो कौन सा है? अंगूर को लगाने का जो बेहतरीन टाइम है वो है जनवरी फरवरी का, जब पौधे डारमेंसी में होते हैं। डारमेंसी का मतलब है जिस टाइम पौधों के ऊपर पत्ते नहीं होते। आप कलमों से पौधे तैयार करते हैं, ठीक है, नर्सरी में, नर्सरी बैग्स में, या फिर आप कियारियों में भी उसे तैयार कर सकते हैं। जब पौधे वहाँ पे तैयार हो जाएं तो फिर आप जनवरी फरवरी में उनको फील्ड में शिफ्ट कर सकते हैं। वैसे तो ये इसको आप लगा सकते हैं सिर्फ सख्त गर्मी और सख्त सर्दी को छोड़ के, आप बाकी इसको पूरे सीजन में लगा सकते हैं। तो जो थैली वाले पौधे होते हैं वो आपके लगते रहते हैं पूरा साल ही तकरीबन। ओके, ठीक है। तो अभी जो मानसून का सीज़न है इसमें भी अब जो थैली वाले पौधे हैं उनकी प्लांटेशन हो सकती है, लेकिन उसमें बड़ी एहतियात की ज़रूरत होती है, उसमें मॉर्टेलिटी हो सकती है। अकील भी मुझे बताइए कि सबसे बेहतरीन और कामयाब वैरायटीज़ कौन सी हैं जो पंजाब के लिए ख़ास तौर पे जो है ना वो बड़ी ज़बरदस्त फ्रूटिंग देती हैं? उसमें से अगेती कौन सी हैं और लेट वैरायटीज़ कौन सी हैं? हमने पूरी दुनिया से मुख्तलिफ वैरायटीज़ की कलेक्शन की है। इस टाइम हमारे इंस्टीट्यूट के पास 44 वैरायटीज़ हैं ग्रेप्स की। ठीक है। इसमें डिफरेंट कलर्स के हैं, डिफरेंट शेप्स के हैं, सीडेड हैं, सीडलेस ग्रेप्स हैं, अब तो बल्कि फ्लेवर्ड ग्रेप्स का भी ज़माना आ गया है। जी बिल्कुल। तो यहाँ पे जो हम वैरायटीज़ रिकमेंड करें पंजाब के लिए, जो अगेती वैरायटीज़ हैं उसमें किंग्स रूबी सर फहरिस्त है। तकरीबन कोई 85% एरिया पे पंजाब में किंग्स रूबी लगी हुई है। ठीक है। ये वाली जो वैरायटी है किंग्स रूबी, ये किंग्स रूबी है। ठीक है, ठीक है। उसके अलावा सुल्तानीना सी है, ओके, जिसे हम पंजाब का सुंदर खानी भी कहते हैं। बेहतरीन वो वैरायटी है। इसके अलावा हम शुगरा 1 वैरायटी है उसको रिकमेंड कर रहे हैं। एक वैरायटी विट्रो ब्लैक है। तो ये 4-5 वैरायटीज़ जो हैं पंजाब के लिए ये बड़ी ज़बरदस्त वैरायटीज़ हैं। ग्रेप्स की नर्सरी बरानी एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट चकवाल में दस्तयाब है। ये 50 रुपीज़ पर प्लांट, सिर्फ 50 रुपए का पौधा हम दे रहे हैं। तो यहाँ से हमारे जो फार्मर्स हैं वो यहाँ से ले सकते हैं। बेहतरीन। फार्म मैनेजमेंट के हवाले से बताइए, 1 एकड़ के ऊपर ग्रेप्स लगाने के लिए हमारे किसान का कितना एक्सपेंस आ जाता है? यहाँ पे जिस फार्म पे आप खड़े हैं यहाँ पे वाई सिस्टम लगा हो, इसमें डिफरेंट सिस्टम्स होते हैं। एक होता है बिल्कुल सीधे पोल्स लगे होते हैं जिन्हें हम आई शेप पिलर्स कहते हैं, आई सिस्टम कहते हैं। उसमें वायर्स जो हैं 2 लगती हैं, पौधों की सपोर्ट के लिए 2 वायर्स लगती हैं।
जबकि ये जो सिस्टम लगा हुआ है ये वाई शेप है, इसमें 3 वायर्स लगी हुई हैं, एक ये है, 2 ऊपर वायर्स लगी ओके हुई हैं। ठीक है इसमें 2 तरह की वैरायटीज होती ठीक हैं, है एक होती हैं स्पर प्रून वैरायटीज ओके और एक होती है केन प्रून वैरायटीज। ओके जो केन प्रून वैरायटीज होती हैं उनके लिए हमें ज्यादा जगह छोड़नी पड़ती है, ये केन होता है, ठीक है ये जो है ये केन है। ओके जो इस साल की जो ग्रोथ होगी उस पे फ्रूटिंग आएगी। ओके ठीक है तो अगर हम इसको वो ज़्यादा स्पेस देंगे केन प्रून वैरायटीज़ पे, जो फ्रूटिंग होती है वो दूर वाली बर्ड्स पे होती है, ठीक है उसके लिए हमें ज़्यादा जगह की ज़रूरत होती है, Okay. उसके लिए हम वाई सिस्टम ही रिकमेंड करते हैं। बेहतरीन जो स्पर प्रून होती हैं उसके लिए ये जो पहली 2-3 बर्ड्स होती हैं इन पे फ्रूटिंग होती है, अगली बर्ड्स पे फ्रूटिंग आपको नज़र नहीं आएगी। ठीक है तो इसके लिए हम आई शेप जो सिस्टम है वो रिकमेंड करते हैं। ओके आई शेप सिस्टम जो है वो कंपैरेटिवली सस्ता सिस्टम है ठीक है और ये किंग्स रूबी उस पे आसानी से लग सकती है। ठीक है ठीक है लेकिन अगर आपने कोई बहुत ज़्यादा फ्रूटिंग लेनी है तो वो फिर आप ये भी कर सकते हैं। ये सिस्टम ज़रा हैवी है, ठीक है महंगा भी है। वो तकरीबन आपका सिस्टम लगता है, पूरा बाग लगाने पे जो खर्चा है वो तकरीबन आपका है 4 लाख के करीब 1 एकड़ का। जबकि ये वाला जब सिस्टम आप लगाते हैं तो ये तकरीबन कोई 8 लाख तक पहुंच जाता है, क्योंकि पिलर की कास्ट भी ज़्यादा है और जो वायर्स हैं वो भी ज़्यादा हो जाती हैं। ठीक है तो ये 2 सिस्टम हैं, 4 लाख का और 8 लाख का। ठीक है तो ये उस पे 4 लाख वाले पे भी ये किंग्स रूबी हो सकता है। जो सुल्तानिया वैरायटी मैंने आपको बताई है, जो मैंने आपको विट्रो ब्लैक वैरायटी बताई है, जो शुगरा वन बताई है, उनके लिए ये वाई सिस्टम ज़रूरी है। ओके वो नहीं होगा तो फिर आपकी प्रोडक्शन मुतासिर होगी। 1 एकड़ में कितने पौधे लगाते हैं और पौधे से पौधे का और लाइन से लाइन का कितना फासला रखना पड़ता है? 1 एकड़ में 750 पौधे लगते हैं। ठीक है जो हम रिकमेंड कर रहे हैं वो 750 पौधे लगते हैं। जो लाइनों का दरमियानी फासला है वो 10 फुट रखते हैं। ठीक है जो पौधों का दरमियानी फासला है वो 6 फुट रखते हैं। ठीक है शुरू में हमने कुछ 8 फुट पे भी लगाए हैं, लेकिन अब हम इसको 6 फुट पे हमने इसको स्टैंडर्डाइज कर दिया है कि आप 6 फुट पे लगाएं। ठीक है अंगूर के लिए सबसे जो बड़ा मसला होता है वो है कि अगर इसके अंदर पानी खड़ा हो गया ओके तो फिर ये इसके लिए नुकसानदेह होगा। ठीक है फ्रूट की क्वालिटी भी ख़राब होगी, पौधों के मरने के चांसेस भी ज़्यादा होते हैं। ठीक है तो आपने अगर वस्ती पंजाब में या जनूबी पंजाब में लगाना है तो ऐसी ज़मीन की सिलेक्शन करनी है जिसकी ड्रेनेज अच्छी हो। मतलब अगर बारिशें ज़्यादा होती हैं तो पानी उसकी निकासी हो जाए, ओके पानी खड़ा ना रहे, वरना बाकी कोई ऐसा इशू नहीं है। ज़मीन के एतबार से किस तरह पानी देना चाहिए, कब देना चाहिए और कितनी खाद रिक्वायर्ड होती है इसको? ज़मीन के एतबार से जो सैंडी लोम साइल्स हैं इनको पानी की फ्रीक्वेंटली ज़रूरत होती है। ठीक जो मेरा ज़मीनें हैं उनको पानी की कम ज़रूरत होती ठीक है, है। मतलब फ्रीक्वेंटली ज़रूरत नहीं होती। जो पटवार में है यहाँ पे हम ड्रिप इरिगेशन की ज़रिए वो पानी लगा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे पानी की कमी का मसला है, तो ड्रिप से ही इसको पानी देते हैं। दूसरा जो हमारे सेंट्रल पंजाब में या जनूबी पंजाब वहाँ पे पानी का मसला है, वहाँ पे खुला पानी लगता है। जब इसका कलर चेंज होना शुरू होता है, जी। ये जैसे आप देखें इसका अब ग्रीन कलर है, ये थोड़ा थोड़ा कलर चेंज हो रहा है। जी जी जब इसका कलर चेंज होना शुरू हो तो आप पानी की फ्रीक्वेंसी कम कर दें। ठीक है जब आप पानी कम करेंगे तो इसकी मिठास भी बढ़ेगी और इसका जो कलर है वो भी बेहतरीन होगा। अक्सर फार्मर्स को ये मसला आता है, वो कहते हैं हमारे गुच्छे तो बन गए हैं ओके लेकिन अब इसमें कलर नहीं आ रहा, ओके वो मिठास नहीं आ रही। ठीक है वो एंड तक वो पानी लगाते रहते हैं, फ्रूट का साइज बढ़ता जाता है, ओके ओके कलर डेवलप नहीं होता। ठीक है तो उसके लिए ज़रूरी है कि जब ये कलर चेंज करना शुरू करें आप उसका पानी जो है वो कम कर दें। ठीक है जो सैंडी सॉइल्स हैं वहाँ पे टेम्परेचर को देखते हुए उस हिसाब से पानी कम करना चाहिए, क्योंकि जब खुश्की हो, लू चल रही हो और आप पानी बिल्कुल बंद कर देंगे तो फिर ये मुरझाना शुरू हो जाएगा। दूसरी बात ये कि इसको अच्छा पकाने का, ये बात शुरू हो गई है फ्रूट के कलर की, जी तो मैं कहता हूँ कि अपने नाजरीन को हम ये भी बताएं कि जब इसका कलर चेंज होता है इसको पकाने के लिए ज़रूरी है कि इसके आसपास वाले कुछ पत्ते कम कर दें, ओके ताकि इसकी एरेशन अच्छी हो जाए, ओके नमी ज़्यादा देर बरकरार ना रहे और इसकी लाइट जो है वो इसको पड़ती रहे। बिल्कुल ठीक। जब इस पे लाइट पड़ेगी तो इसकी जो राइपनिंग है वो यूनिफॉर्म। चूंकि आप प्रूनिंग का जिक्र कर रहे हैं, मैं ये जानना चाहता हूँ कि प्रूनिंग हमारे फ्रूटी प्लांट्स के लिए कितनी ज़रूरी होती है और इसका बुनियादी मकसद क्या होता है प्रूनिंग? अंगूर में जो प्रूनिंग होती है वो 2 तरह की होती है। ओके एक होती है स्पर प्रूनिंग, एक होती है केन प्रूनिंग। ठीक है स्पर प्रूनिंग का मतलब है कि ये जो अभी आपको नज़र आ रही है ये नई ग्रोथ है, इस साल की ग्रोथ है। ठीक है इसकी हम स्पर प्रूनिंग के लिए हम 2 बर्ड्स छोड़ के, ये 1 बर्ड और ये 2 बर्ड, ठीक है ये 2 बर्ड्स छोड़ के हम यहाँ से इसे काट देंगे। ओके अगली दफ़ा यहाँ से नई शाखें निकलेंगी, ओके उनके ऊपर फल लगेगा। ठीक है
जबकि जो केन प्रून्ड वैरायटीज़ होती हैं, जैसे मैंने बताया कि सुल्तानिया, शुगरा वन, विट्रो ब्लैक, उनके लिए होता है कि हमें 18 से 20 बर्ड्स छोड़ के उसके बाद काटना पड़ता है, ठीक है, क्योंकि उनकी जो फ्रूटिंग है वो इनिशियल बर्ड्स पे नहीं होती, उनकी जो फ्रूटिंग है वो एंड वाली बर्ड्स पे होती है। ठीक है, तो प्रूनिंग हमें सोच समझ के करनी चाहिए। पहले हमें पता हो कि ये वैरायटी कौन सी है, कौन सी है? फिर ये स्पर प्रून है या केन प्रून है, ठीक है। तो फिर हम इसकी प्रूनिंग से वो मैक्सिमम बेनिफिट ले सकते हैं। हमारा आज का किसान एक पौधे पे कितनी फ्रूटिंग ले रहा है और फी एकड़ उसकी प्रोडक्शन कितनी आ जाती है? अच्छा, हम जो रिकमेंडेशन देते हैं वो देते हैं कि आपका अगर 5 टन से 6 टन फ्रूट आता है 1 एकड़ से, ठीक है, ये तकरीबन 7 से 8 केजी एवरेज बनती है। ठीक है, तो ये आपका बहुत ज़बरदस्त फ्रूट है। ओके, ठीक है। लेकिन हमारे जो फार्मर्स हैं वो 20 किलो 25 किलो तक भी फ्रूट लेते हैं। अच्छा, तो जैसे आप इसकी, दूसरा इसकी मैनेजमेंट पे भी होता है। अगर आप इसको फर्टिलाइज़र अच्छी देते हैं, इसके पानी का ख्याल रखते हैं, फंजीसाइड का ख्याल रखते हैं, तो फिर आप इससे प्रोडक्शन जो है बढ़ा सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर हमारा जो एवरेज फार्मर है उसके लिए है कि वो 7-8 किलो अगर ले ले तो अच्छी क्वालिटी का आपको फ्रूट मिल सकता तो 7-8 किलो अगर एक प्लांट के ऊपर प्रोडक्शन आती है तो फी एकड़ कितने पैसे कमा लेता है? है। ये तो अब उसकी मार्केटिंग पे डिपेंड करता है, ठीक है, क्योंकि अब जो प्रोडक्शन है वो कोई इतना बड़ा इशू नहीं रहा। ठीक है, अब हमारे जो फार्मर्स हैं माशाल्लाह से वो इतने ट्रेंड हो गए हैं, हमने उनकी इतनी कैपेसिटी बिल्डिंग कर दी है कि वो अच्छी पैदावार ले रहे हैं। ठीक है, अब उनको ज़रूरत है मार्केटिंग पे कैपेसिटी Marketing। बिल्डिंग की। तो हम अपने फार्मर्स को तनहा नहीं छोड़ते, हम अपने फार्मर्स के साथ रहते हैं प्रोडक्शन से लेकर उसकी मार्केटिंग तक। ठीक है, तो ये अभी शुरू में ये जो अंगूर था, ये कलर्ड ग्रेप्स, आपने भी ये कुछ अरसा हुआ है यहाँ पे देखे हैं। जी, पहले यहाँ पे जो ग्रेप्स चलते थे पाकिस्तान में ख़ासकर, ये चलते थे ग्रीन ग्रेप्स, ओके, येलोइश ग्रीन कलर के, जिन्हें हम सफ़ेद अंगूर भी कहते हैं। जबकि इंटरनेशनल मार्केट में अगर आप देखें तो वहाँ पे ब्लैक कलर के, ब्लू कलर के, पर्पल कलर के, रेड कलर के ग्रेप्स जो हैं वो ज़्यादा चलते हैं। बिल्कुल ठीक, जितना खूबसूरत वो अंगूर का कलर होगा वो वो उतना अच्छा रेट जी। लेता है। लेकिन यहाँ पे शुरू में हमारे फार्मर्स को मार्केटिंग में प्रॉब्लम्स आए हैं। ओके, हमने अपने फार्मर्स को ये एजुकेट किया है कि आप जो अपना फ्रूट है इसे मंडी में ना लेके जाएं, ठीक है, क्योंकि जब मंडी में आप लेके जाते हैं तो यहाँ पे आपने पिक करना है, उसकी फिर पैकिंग करनी है, पैकिंग के बाद ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा है, फिर अब वहाँ पे मंडी में कमीशन है, जी, तो वो फार्मर को कुछ नहीं बचता। ठीक है, हमने अपने फार्मर से कहा कि आप अपना जो सेल पॉइंट है वो बनाएं। ठीक है, यहाँ से फिर फेरी वाले लेके जाते हैं, रेडियो वाले लेके जाते हैं, शॉप्स वाले लेके जाते हैं, जी, और इनका जो अपना सेल पॉइंट होता है वहाँ पे भी लोग सारा दिन बिल्कुल। आते रहते हैं। और इस फार्म पे भी आप देखें तो यहाँ पे तकरीबन कोई 50-60 मन 70 मन तक रोज़ाना की इनकी जी, बिल्कुल, सेल होती है। और जो फार्म रेट है यहाँ पे जो परचून में लेके जाते हैं वो जी। तकरीबन लेके जाते हैं 200 रुपये किलो में, ठीक है, और जो बल्क में लेके जाते हैं वो तकरीबन लेके जाते हैं कोई 6,500-7 हज़ार रुपये पर मंथ। ओके, बेहतरीन। मुझे बताइए कि इसकी वैल्यू एडिशन प्रोडक्ट में अगर जाना चाहे हमारा किसान, तो अंगूर से कौन कौन सी ऐसी प्रोडक्ट्स बन सकती हैं जिससे हमारा किसान लाखों रुपए अपना मुनाफा बढ़ा सकता है? इससे आप जैम बना सकते हैं, अंगूर का बेहतरीन सिरका बनता है, बड़ा महंगे दामों बिल्कुल, वो बिकता है, और इसका मेवा भी बनता है जिस रेजन्स, जी, जी, जी। वो भी आप बना सकते हैं इसको ड्राई करके, वो भी ज़बरदस्त ऑप्शन है। थैंक यू सो मच, आपके कीमती वक्त के लिए बहुत शुक्रिया बहुत आपका। शुक्रिया। आज जिस फ्रूट का हम जिक्र करेंगे वो इंतहाई मुफीद और जायके से भरपूर है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ अंगूर की। अगर मैं अंगूर की प्रोडक्शन की बात करूँ तो पाकिस्तान का सूबा बलूचिस्तान मुल्क की खपत का तकरीबन 70% अंगूर उगाता है। इसके अलावा KPK और पंजाब में भी बड़ी कामयाबी से अंगूर की काश्त की जा रही है। आज हम मौजूद हैं चकवाल के नवाही इलाके बिकारी कला में, जहाँ पे पाकिस्तान का मॉडर्न और मॉडल ग्रेप फार्म वाक़ है। उसी फार्म में मौजूद हैं और आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पे इंतहाई खूबसूरत फल लगा हुआ है ग्रेप का, और आप जब यहाँ पे विज़िट करेंगे तो आपको यूरोप की फील आएगी। यहाँ पे बहुत सारी अंगूरों की वैरायटीज़ लगाई गई हैं, हम उन वैरायटीज़ के बारे में आपको आगाही देंगे, और इसके अलावा अंगूर की मुकम्मल काश्तकारी के हवाले से आपको बताएंगे। हमारे साथ एग्रीकल्चर एक्सपर्ट मौजूद हैं जो कि अंगूर की बेहतरीन काश्तकारी के हवाले से आपको आगाही देंगे। आप हमारे साथ रहिए, क्योंकि आपकी फलाह हमारी अव्वलीन तरजीह है।
जी, इस वक्त हम चकवाल के नवाही इलाके भिखारी कलां में मौजूद हैं। मुझे ज्वाइन किया है हाजी गुलाम अकबर साहब ने, जो कि फार्म के ऑनर हैं। उनसे बात करते हैं। हाई साहब, थैंक यू सो मच। हाई साहब, मैं ये जानना चाहूँगा कि आपने अंगूर की जो काश्तकारी है ये कब स्टार्ट की? ये 2014 में आगाही मिली बारानी इंस्टीट्यूट है हमारा थोआ बहादुर में, उनसे हमने पौधे लिए 2014 में हमने स्टार्ट किया। फार्म मैनेजमेंट के हवाले से बताइए। हम ऑर्गेनिक पे काम कर रहे हैं, अच्छा। यानी ऑर्गेनिक खादें इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है। तो उससे फ्रूट भी ज़्यादा है और टेस्टी भी है, और पौधे की सेहत भी बनिस्बत वो अपनी जो खादें हैं ना उनसे बेहतर है। किस तरह की मिट्टी चाहिए होती है अंगूर की बेहतर काश्त के लिए? अंगूर की काश्त के लिए रेतली ज़मीन जो है ना वो बेहतर रहती है, जो बहुत ज़्यादा रेत भी ना हो, मट्टी और रेत जिसमें पानी खड़ा ना हो, ठीक है। जो हमारे तजर्बे में गुजरा। लाइन से लाइन का फासला कितना रखते हैं? लाइन से लाइन का फासला 10 फुट है, ठीक है। और पौधे से पौधे का फासला 8 फुट। किस तरह से आप इसकी देखभाल करते हैं? कब कब पानी चाहिए होता है, कब कब इसको खादों की ज़रूरत होती है? ये जो अंगूर का फ्रूट है ना जी, ये नहीं है कि अब जब फरवरी आए तो आदमी काम शुरू कर दे, ठीक है। और उस वक्त वो फूल लग रहे होते हैं और जो ना वो बन रहा होता है। इसको अब फ्रूट उतारने के बाद जो किसान काम शुरू करेगा ना, उसी का अगले साल में फ्रूट भी ठीक होगा। यानी इसकी मुकम्मल निगहदाश्त और परवरिश इस तरह करनी चाहिए जिस तरह अपने बच्चों की करते हैं। और सब बागात से यानी ये मुश्किल तरीन बाग है, ठीक है। यानी इसको संभालना। लेकिन इसकी बेहतर प्रोडक्शन के लिए आपको कभी ना कभी इसको कुछ खादों का इस्तेमाल करना पड़ता होगा, या आपको इसको पेस्ट से बचाने के लिए स्प्रे वगैरह का इस्तेमाल करते स्प्रे होंगे? करने पड़ते हैं, वो फंजीसाइड स्प्रे करना पड़ता है, इंसेक्टिसाइड स्प्रे करना पड़ता है। बाकी जो खादें हैं ना, इस जो ऑर्गेनिक जो अपनी खादें, इनसे फ्रूट भी ज़्यादा है और पौधे की सेहत भी ज़्यादा है। ऑर्गेनिक खादें कौन सी इस्तेमाल करते हैं? अपनी खुद तैयार करते जी, खुद हैं? तैयार करते वर्मी हैं। कंपोस्ट पे जाते हैं, तो ये- उसके बारे में बताइए। हमने मंगवाया था इंडिया से, वो डीकम्पोज़र दुबई आया, दुबई से फिर हमारे यहाँ आया, और उसमें तैयार करते हैं खादें। और ये जो अपनी खादें यानी कंपोस्ट है 10 किलो वो हो गई। रोज़ाना की बुनियाद पे हम खाद देते हैं इसको, यानी ड्रिप इरिगेशन के ज़रिए। फरवरी से हम रोज़ाना यानी एक सेक्टर है, इसको 10 किलो वो एक ड्रम 200 लीटर आता है, उसमें 10 किलो वो डालते हैं, और वो पानी के साथ आहिस्ता आहिस्ता वो सारे पौधों को बेहतरीन। औंस के हिसाब से फी रोज़ाना की बुनियाद पे देती हैं। अंगूर की कितनी वैरायटीज लगा रखी हुई हैं, और ये माशाल्लाह बड़ी खूबसूरत, इसका कलर बहुत खूबसूरत है और ये फ्रूटिंग किंग- बड़ी ज़बरदस्त है। किंग ये कौन रूबी- सी वैरायटी है? किंग रूबी है, ओके, और शुगरा है हमारे पास, ब्लैक नार है। ठीक है। उसके बाद अभी कोई एक यूक्रेन से आई है वैरायटी, वो देखिए हम वो हमने लगाई है। उसका क्या इसमें कमर्शियली देखा जाए तो कमर्शियल वैरायटी इसमें कौन सी है जो सबसे अच्छा रिजल्ट जो है ना वो किंग रूबी का है। किंग रूबी का? किंग रूबी ठीक है, सबसे अच्छा, बेहतरीन। टेस्ट के हिसाब से, वैसे फल के हिसाब से किंग रूबी किंग का। रूबी। ये जो एक पौधा अंगूर का लगा हुआ है, इसके ऊपर कितना फल आ जाता है? कई तो ऐसे पौधे भी हैं जिन पे 40 किलो भी मैंने अपने हाथ से उतारा है। अच्छा, लेकिन औसत पैदावार जो है ना 15 से 20 15 से 20 बस, किलो। यानी आपके पास 6000 पौधा है तो 15 से 20 किलो जो है ना वो इसकी औसत रहती। किसी के 5 किलो लग गया, किसी के 35 किलो, यानी ऐसा है जो औसत पैदावार। आपके लिए जो मार्केट होती है बहुत बड़ा चैलेंज होता है। आप किस तरह से मार्केट तक अपना फ्रूट पहुंचाते हैं, और मार्केट के क्या क्या चैलेंजेस हैं? मार्केट का ये है कि अगर आप मार्केट में लेके जाएं ना, यो आड़ती हजरात हैं, उस पे तो आप यानी अगले साल आप उखेड़ देंगे बाग ही, कहेंगे कि वो कोई फ़ायदा नहीं है। हम ऑर्गेनिक पे आए, इसका टेस्ट अच्छा हुआ, फ्रूट अच्छा हो गया, उसके बाद हमें ना आड़ती की ज़रूरत रही है, ना हमें किसी कंपनी की ज़रूरत रही है। हमारा यहाँ बाग से ही बिक जाता है, कोई हमें कहीं पर जाने की अल्लाह की मेहरबानी से ज़रूरत नहीं। फी एकड़ आप इसका खर्च क्या करते हैं और कितना प्रॉफिट कमा लेते हैं? मैं आपको बताऊं कि टॉप के रकबे हैं ये बिहाड़ी, मेलसी, ठीक है। आपका भी यानी चक्कर लगता रहता है। उनकी जो औसत फी एकड़ औसत पैदावार है, यानी मक्की लगाते हैं, औसत पैदावार तकरीबन 2.5 लाख तक ठेके निकाल के जाती है। ठीक है। यानी जो ठेकेदार लेता है उसको 2.5 लाख रुपए एकड़ के अच्छी फसलें और जो वो बचती है। अगर अंगूर आप लगा लें और सही आपका फ़रोख्त हो जाए, ये तकरीबन 4 लाख एकड़ तक पहुंच जाते हैं। 4 लाख एकड़ एकड़ बिल्कुल बच जाता है, यानी सारे खर्चे निकाल खर्चे निकाल के खर्चे 4 लाख निकाल। एकड़ बच जाता है।